अब दूसरा छंद है वर्णिक छंद। दूसरा देखिए, ऐसे ही मेरी बात को अगर ध्यान से समझते जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर भी याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब वर्णिक मात्रिक छंद हम लोगों ने पढ़ा, मात्राओं की गणना। गणना का मतलब समझते हैं? गणना का मतलब है गिनती करना, मात्राएं जिसमें गिनी जाए। 12 मात्रा, 14 मात्रा, 16 मात्रा, 13 मात्रा, इसमें मात्राओं को गिनने का तरीका हमने आपको बताया। अभी एक बार हम जब छंद का उदाहरण लिखेंगे तब फिर एक बार बताएंगे कैसे करना है। अब दूसरा छंद है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, अब इसकी परिभाषा बना दीजिए। वर्णों की गणना पर वर्णों की गणना पर आधारित छंदों को वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णों की गणना किया पर आधारित, दरवाजा बंद करो ठीक से। वर्णों की गणना पर आधारित छंदों को वर्णिक छंद कहा जाता है, जिसमें वर्ण माने अक्षर, जिसमें अक्षर गिने जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे इंद्र वज्रा एक छंद है। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये सब वर्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है मुक्तक छंद। तीसरा नंबर है मुक्तक छंद। तीन प्रकार के छंद हैं मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद जो है, पहले के समय के कवियों के द्वारा मुक्तक छंद का प्रयोग बहुत कम किया जाता था, लेकिन जब आधुनिक काल की रचनाएं प्रारंभ हुई, आधुनिक काल में कवियों के द्वारा रचनाएं प्रारंभ किया गया, तो मुक्तक छंद के माध्यम से ज़्यादातर किया गया है। पहले की कविता जब आप पढ़ेंगे, सूरदास, तुलसीदास, तो ये सब जो हैं वर्णिक छंद या मात्रिक छंदों में रचनाएं करते थे। लेकिन वर्तमान समय के छंद हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और तमाम रचनाएं आप पाएंगे जयशंकर प्रसाद की भी हैं, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, ये सब, और सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं, ये सब आ जाती हैं मुक्तक छंद के अंतर्गत। तो मुक्तक छंद की परिभाषा देख लीजिए। अब मुक्तक शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने आपको समझाया था, मुक्तक, मुक्त यानी कि ऐसी रचना जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, इसको मुक्तक छंद कहिए, चाहे स्वच्छंद कहिए। स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र, जिस रचना को करते समय ना तो मात्राओं का प्रतिबंध होता है कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए, ना तो वर्णों का प्रतिबंध होता है कि इतने वर्ण होना चाहिए, तो वो मुक्तक रचना कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। मुक्तक छंद एक प्रकार का स्वतंत्र छंद है, जिसमें मात्राओं
वर्णों, लय, ताल आदि का कोई बंधन नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता है। इसे स्वतंत्र छंद भी कहा जाता है, इसे स्वच्छंद भी कहा जाता है, इसे स्वच्छंद भी कहा जाता है, इसे स्वच्छंद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे निराला, निराला ने भी मुक्तक छंद में लिखा है अपनी रचनाओं को। निराला ने लिखा है बादल राग, बादल राग। निराला का बादल राग जो है वो मुक्तक छंद की रचना है। पंत, पंत ने लिखा है नौका विहार, नौका विहार, नौका विहार। ये भी जो है मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें पाई मात्रा आदि का कोई बंधन नहीं होता है कि कितने मात्रा लगाने हैं, कितने वर्ण होने हैं, इनमें सब में कोई बंधन नहीं होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, समझ लीजिए। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, तीन प्रकार के छंद पढ़े जाते हैं, लेकिन मुख्य दो प्रकार के छंद माने जाते हैं। तो मात्रिक छंद, मात्राओं की गणना पर आधारित छंदों को मात्रिक छंद कहा जाता है। छंद की परिभाषा तो हमने पढ़ा पहले ही ना। छंद काव्य जिसमें सुर, ताल, लय, उतार चढ़ाव एवं तुकबंदी से जो युक्त रचना होती है उसको छंद कहते हैं। तो छंद तीन प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। वर्णिक छंद वर्णों की गणना, वर्ण माने जानते हो ना अक्षर, और गणना माने गिनना, जिसमें जिन छंदों में अक्षर को गिना जाता है कि कितने अक्षर हैं इसमें, उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। मुक्तक छंद जो स्वतंत्र रचना होती है, जिसमें ना तो वर्णों के गिनने का बंधन होता है, ना मात्राओं को गिनने का बंधन होता है। अब आइए हमारे कोर्स में जैसे मात्रिक छंद है, यही हमारे कोर्स में है। और मात्रिक छंदों में तो सोठा है और आपके कोर्स में रोला होगा। सोठा और रोला एक कक्षा 10 के कोर्स के अनुसार है। बाकी दोहा, सोठा, चौपाई ये सब आपको 11 और 12 में मिलेंगे। तो इसको मिटाएं। चलो आगे देखो, आपके कोर्स में जो है पहला छंद कौन सा है, ये वर्णिक छंद में है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मात्रिक छंद में जो आपके कोर्स में है वो है सोठा। पहला छंद आपके कोर्स में है सोठा। दोहा आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि नहीं पढ़ा था? दोहा आपने पढ़ा? कक्षा 9 में दोहा तैयार किए थे कि नहीं तैयार किए थे? हैं? दोहा पढ़ा ही नहीं? दोहा का उल्टा होता है सोठा। दोहा तो याद ही होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। वो आपने 10 में पहले पाठ तुलसीदास जी में पढ़ा होगा। वो तुलसीदास ने कक्षा 10 में आपके क्या लिखा है? धनुष भंग। धनुष भंग में जो पहली 2 पंक्तियां लिखी हैं, क्या है वो? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतन, बिकसे संत सरोज सब,
हर्ष लोचन भृंग, ये क्या है? दोहा है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में मैंने कहा छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं। 4 चरणों को मिलाकर के ही छंद बनता है। तो दोहा में भी 4 चरण हैं और सोरठा में भी 4 चरण हैं। दोहा का जो पहला चरण है और दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है। तो दोहे के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के पहले चरण में 13 और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जिस छंद में मिले, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिले, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं मिले, वो क्या हो जाता है? दोहा। और दोहा का ठीक उल्टा क्या हो जाता है? हमारा सोरठा हो जाता है। अब सोरठा के लिए ये हो जाएगा, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं, तो वो छंद सोरठा हो जाता है। दोहा का उल्टा है कि नहीं है? तो पहले परिभाषित कर लो इसको। देखो, यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, एवं दूसरे व चौथे चरण में 13 होती है। 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। पहले बड़ी बात तो ये है कि ये दोहे का उल्टा होता है। एक चीज याद कर लीजिए, दोहा याद कर लीजिए या सोरठा याद कर लीजिए। दोनों में से एक परिभाषा आपको अगर याद है तो बड़ी सरलता समझ जाओगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण, एक छंद लिखकर मिलाओ। पहले एक छंद आप लिखिए और छंद के माध्यम से पता करिए कि ये कौन सा है। जैसे नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण, बारिज नयन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूं सो मम, ऊर्धाम
सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर शयन। अब इसमें हमको देखना, ये विराम लगाना मत भूलिएगा। नहीं, अगर विराम नहीं लगाया सही जगह पर तो चरण नहीं बना पाएंगे आप। 1 2 3 4 चरण इसमें हो गए हैं। अब हमको देखना है कि किस चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो पहला चरण आपका यहाँ से यहाँ तक है। पहला चरण आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब हमको देखना है कि पहले चरण में मात्राएं कितनी हैं। अभी हमें ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं करना है कि ये सोठा है कि दोहा है। आप परिभाषा याद कर लीजिए, परिभाषा समझ लीजिए और उसके बाद मात्रा लगा लीजिए। अगर मात्रा आपके परिभाषा के अनुकूल है तो समझ लेना है कि जो परिभाषा है वही ये छंद उदाहरण है। तो जैसे अब इसमें कितनी मात्राएं लगेंगी? 2 और 1 3। इसमें 2 मात्रा लगनी है और इसमें 1 लगनी है। 2 1 3, उसके बाद 1 इसमें, 2 इसमें और 1 1 इसमें लगेगी। अब ये आधा अक्षर है तो आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगता है। आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं, लेकिन वो आधा अक्षर अगर किसी अक्षर के साथ जुड़ा है, नीचे ऊपर दोनों मात्रा लगा है या छोटा मात्रा लगा है और आधा अक्षर भी लगा है, तो वहाँ पर 2 मात्राएं हो जाती हैं लगभग। जैसे दा लिखा है, दा में छुटा हुआ का मात्रा लगा और रा भी लगा है, तो कभी कभी इसके 2 मात्राएं मान लिए जाते हैं और 1 भी होता है। तो अब यहाँ पर केवल 2 मात्रा और 1 मात्रा होगा। उसके बाद 1 1 और 1, इसमें 1 लगेगा, इसमें 1 लगेगा, इसमें, और ये बा है तो इसमें 2 लगेगा, इसमें 1, इसमें 1, और ये सारे लघु अक्षर हैं। हरसु, हरसु में 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब वैसे नीचे आप देख लीजिए, 1 1 और इसमें 2, तो इसमें कितना लगेगा? 1 की 2। कैसे? 2 पाई है ना, सो मूर्धाम है ना। हाँ, ओ का मात्रा लगा है। 2 1 2 1 1। अब मात्रा जोड़ो, 1 2 3 4 6 4 8 10 10 13 एमन है, 11 एमन। दोनों में 1 1 लगेगा। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये आपका कौन सा चरण है? ये आपका जो है पहला चरण है और ये आपका दूसरा चरण है। तो तीसरा चरण है। ये आपका दूसरा चरण है और ये आपका चौथा चरण है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? अब इसमें 1 और इसमें 1 क्यों लगा, हम इसको भी बता दे रहे हैं आपको। अभी आप देखे होंगे यहाँ पर हमने 2 लगाया है, 2 लगा ना, लेकिन वही चीज तो नीचे भी लिखा है, इसमें 1 कैसे लगेगा? हमने आपको, अब हमें विस्तार से पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं हम आपको विस्तार से बताते। ए का मात्रा और ओ का मात्रा, ये कभी हर्ष बन जाता है, कभी दीर्घ बन जाता है। कैसे? उच्चारण करने पर। अगर हम जैसे एक के वर्ण का उच्चारण धीरे से आराम से करते हैं तो 2 मात्रा लगेगा, अगर हम उच्चारण जल्दी कर लेते हैं तो 1 मात्रा लगेगा। इसको हम पढ़ें तो देखो कैसे पढ़ा जाएगा। नील सरोरु श्याम
तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम ऊर्ध्वा, सो नहीं कहा मैंने, करहु सो मम ऊर्ध्वा, सदा क्षीर सागर शयन। सो नहीं कहा, अगर हमने सो कहा होता तो 2 मात्राएं लग जाती। क्या कहा, करहु सो मम ऊर्ध्वाम, सो का उच्चारण जल्दी किया गया। और चंद की बिंदी और चुटाऊ मात्रा हमने आपको पढ़ाते समय कहा था, ये क्या है, अनुनास, वो अनुस्वार है। अनुस्वार में 1 लगेगा, इसमें 1 लगेगा। अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है। अनुस्वार में 2 लगता है। ये अनुस्वार है, ये अगर अकेले मिले तो अनुस्वार है, इसको लगा दिया गया तो अनुनासिक बन गया। और ये केवल अकेले मिलता है तो क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे कि किसी अक्षर के ऊपर ये अकेला लगा रहता है, तो वो क्या होता है, अनानुनासिक। तो जब हम संस्कृत व्याकरण भी हिंदी वाला व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, तो ये हो गया आपका पहला चरण। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई और इसमें 13 मात्राएं हो गई, फिर इसमें 11 और इसमें 13। तो परिभाषा की अनुकूल है कि नहीं है? परिभाषा क्या लिखी है आपकी कि पहले और तीसरे चरण में 11, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13, तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो ये आप पहचान गए ना सोरठा कैसे होना है। तो ये आपका सोरठा छंद है और 2 ही छंद हैं आपके कोर्स में, सोरठा और रोला। तो दोनों में से एक आना बिल्कुल क्लियर है, नहीं हो सकता है उदाहरण में दोनों भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों आपको तैयार करना है। तो इसको ठीक से समझ लेना है। तो देखो भाई, रोला पर रोला दूसरा छंद है। रोला आपका जो है ये एक सममात्रिक छंद है। यहाँ एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं। चौबीस मात्राएं होती हैं एवं 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यत वही जो विराम लगाया जाता है, अल्प विराम जिसको हम कहते हैं, 11 और 13 मात्राओं पर विराम लगाया जाता है। तो इसमें भी, रोला में भी ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का समझ गए मतलब क्या होता है? अच्छा, सोरठा, एक चीज हम सोरठा में नहीं लिखा पाए। सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है आपका। सोरठा में अगर आप परिभाषा में जोड़ना चाहें तो आगे जोड़ देना। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब हो गया कि इसमें 4 चरण होंगे और चारों चरण में बराबर मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा।
कृपा निधान जान शंभु कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गत जानी। अब इसमें देख लीजिए कितनी मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं इसमें? 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 और 2। गिनो कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं। ठीक है। तो कृपा निधान सुजान सब की गत जानी दियो शीश पर ठाम बाम करके दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी सकुचित ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी सकुचित ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी जटा जूट हिमकूट सघन जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। जटा तो कृपा निधान सुजान सब हिय की गत जानी दियो शीश पर ठाम बाम करके मन मानी सकुचित ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। तो अगर हम मात्रा पहली लाइन में लगाया गया तो 24 मात्राएं हैं। तो आप इस लाइन में भी देख लीजिए कितनी मात्राएं हैं। इसमें 1 मात्रा लगा, इसमें 2 लगा, फिर इसमें 2 लगा, इसमें 1, इसमें दोनों में 1, क्योंकि हर्ष वर्ण है और ये दीर्घ वर्ण होने के नाते इसमें 2, इसमें 1, फिर तीनों लघु वर्ण है, इसमें 1 लगा, इसमें 1 लगा, फिर तीनों ये लघु वर्ण 1 लगा, ये लघु वर्ण है और ये दोनों दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है, इसलिए 2 लगा। तो देख लेंगे हम लोग कितना लगा। 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये आपके 24 मात्राएं हो गई। तो इस तरह से चारों चरणों में 24 मात्राएं होंगी।
11 और 13 पर है। तो ये आपका रोला छंद है। तो ये जरूरी नहीं कि रोला छंद में ये दोनों ही पूछा जाए, और पेपर में जो है ये उदाहरण परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा। पेपर में कभी कभी परिभाषा दे देंगे तो उदाहरण बताना पड़ेगा, उदाहरण दे देंगे तो परिभाषा में बताना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ये उदाहरण दे दें और आपसे पूछ लें कि ये दोहा है कि रोला है, समझ गए। तो परिभाषा अगर याद है आपको, तब आप बड़ी आसानी से मात्रा लगा करके पता कर सकते हो कि ये रोला है कि सोठा है कि चौपाई है, क्या है। ठीक है, इसलिए इस दोनों को हमें ठीक से तैयार कर लेना है। देख लीजिए।